वेलकम टू माई चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें कि पब्लिक सेक्टर का रोल कैसे चेंज हो रहा है। पहले क्या था पब्लिक सेक्टर और अब क्या हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी। द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एनी कंट्री। भाई सबको ही पता है कि अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ ग्रो करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। भाई अच्छे रोड्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट डेवलप्ड। और इंडिपेंडेंस से अगर पहले की बात की जाए तो क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। हमारे पास इतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रोड्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी। सो उसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत स्लो आगे बढ़ रहा था। इंडस्ट्रीज़ बहुत धीरे आगे बढ़ रही थी क्योंकि रोड्स ही अच्छे नहीं होंगे तो माल एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे आराम से पहुंच जाएगा, है ना। क्या ट्रेन नहीं होगी तो कैसे सामान जाएगा। The process of industrialization cannot be sustained without adequate transportation and communication facilities। वही बात लिखी हुई है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो आगे नहीं बढ़ सकता है, ग्रो नहीं कर सकता है अगर अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है, फ्यूल, एनर्जी, ये बेसिक इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रीज़, ये सब नहीं है। तो आगे देखो क्या लिखा, द प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट शो एनी इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्रीज़। जो प्राइवेट सेक्टर था यानी प्राइवेट लोग थे, हम जैसे लोग थे, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे कि हैवी इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाया जाए। क्यों? क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज़ में भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा लगता है, तो क्यों कोई बंदा इतना रिस्क लेगा, है ना। हम लोगों जैसा इतना मेहनत का कमाया हुआ पैसा कैसे इन्वेस्ट कर देगा एकदम से। दे डिड नॉट हैव ट्रेंड पर्सनल। और एक और रीज़न था कि उनके पास ट्रेंड पर्सनल नहीं थे, यानी जो लोग थे वो इतने ट्रेंड नहीं थे, इतने ज़्यादा उनके पास कोई एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं थी कि वो मशीनों से डील कर पाएँ। या फाइनेंसिस यानी फंड्स, पैसा भी नहीं था उन्हें कि वो तुरंत जो है हैवी इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट कर पाए। सो इट वॉज द ओनली गवर्नमेंट विच कुड मोबिलाइज ह्यूज कैपिटल। सो उस वक्त क्या नज़र आया कि सिर्फ गवर्नमेंट ही ऐसी चीज़ है जो कि इतनी ह्यूज कैपिटल ला सकती है, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन करवा सकती है, ट्रेन्स ला सकती है, टेक्नीशियंस ला सकती है, वर्कफोर्स ला सकती है, लोगों को ट्रेनिंग अच्छे से दे सकती है। तो ये सब काम गवर्नमेंट ही कर सकती थी, प्राइवेट लोग इतना सब थोड़े से पैसे में हैंडल नहीं कर सकते थे। रेल, रोड, सी एंड एयर ट्रांसपोर्ट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ने उठा ली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे ट्रेन की हो, चाहे रोड बनाने की हो, चाहे सी से कोई सी ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट हो, जो भी हो। ठीक है, ये थी अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड दर एक्सपेंशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जैसे जैसे ये गवर्नमेंट इन्हें एक्सपेंड कर रही थी इन्हीं सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, वैसे वैसे जो है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, हमारा इकॉनमी जो है ग्रो कर रही थी। द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वर टू ऑपरेट इन सर्टेन स्पेयर्स। और पब्लिक सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में जो है काम करना पड़ रहा था उस वक्त, क्योंकि प्राइवेट लोगों के पास इतना पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। सो इन्वेस्टमेंट्स की गई, किस किस चीज़ों में की गई, क्यों की गई। सबसे पहला पॉइंट देखो, गिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू द कोर सेक्टर विच रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में सबको पता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल चाहिए और ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ठीक है, and upgraded technology, big and effective organization structure like steel plants, power generation plants, civil aviation, railways, petroleum, state trading, coal, etc. So क्या था कि जब आपको ये हैवी इंडस्ट्रीज़ वगैरह ये सब चीज़ें चालू करनी थी तो अपने को बहुत सारे अमाउंट में पैसा और इन सभी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट ने इसकी जिम्मेदारी उठाई कि हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, give a lead in investment to the core sector where private sector enterprises are not functioning in the desired direction। इन्वेस्टमेंट कहाँ की गई, ऐसे सेक्टर्स में की गई जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जैसे फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स। सो इन्हीं सभी चीज़ों में गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट करने की सोची। नेक्स्ट पॉइंट है गिव डायरेक्शन टू द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लाइक होटल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसीज, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स। गवर्नमेंट ने और क्या सोचा, और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, होटल वगैरह में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इन सभी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा किसने, गवर्नमेंट ने सोचा।
नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल बैलेंस। रीजन्स की बात हो रही है, एरियाज़ की बात हो रही है, स्टेट्स की बात हो रही है। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑल द रीजन्स एंड स्टेट इन अ बैलेंस्ड वे। सो अब गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी उठाई कि भाई हम जो है हर एक रीजन का, हर एक स्टेट का बराबर तरीके से जो है वो करेंगे, क्या करेंगे, अपना डेवलपमेंट करेंगे। मतलब हर एक एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट जो है वो बिल्कुल गरीब रह चुकी है, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, और एक स्टेट है वो बहुत ज़्यादा आगे पहुँच चुकी है। ये चीज़ को कम करने की कोशिश की गई। डिस्पैरिटीज़ यानी डिफरेंस की बात हो रही है इधर। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस वॉज लिमिटेड टू फ्यू एरियाज़। सो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस यानी जहाँ इंडस्ट्रीज़ खुल रही थी वो कुछ ही एरियाज़ में खुल रही थी, ऐसे एरियाज़ जहाँ की पोर्ट टाउन्स हैं। पोर्ट टाउन्स यानी जहाँ पे पोर्ट वगैरह हैं, समुद्र के तट हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं। आफ्टर 1951 द गवर्नमेंट लेड डाउन इन इट्स 5 ईयर प्लान्स। फिर 1951 के बाद हमें पता है गवर्नमेंट ने अपना 5 ईयर प्लान्स बनाए। दैट पर्टिकुलर अटेंशन वुड बी पे टू दोज रीजन्स विच वर लेगिंग बिहाइंड। सो इसमें क्या हमने डिसाइड किया कि अब अटेंशन किस पे दी जाएगी, ध्यान किस पे दिया जाएगा, उन एरियाज़ पे ध्यान दिया जाएगा जो लेगिंग बिहाइंड यानी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं। एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वर डेलिबरेटली सेटअप। और ऐसी ही जगह जो पिछड़ी हैं वहाँ पे जान पूछ करके कोशिश की गई कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए। तो बड़े बड़े स्टील के प्लांट्स लगाए गए जो बैकवर्ड एरियाज़ थे वहाँ पे लगाए गए, ताकि हमारे देश की डेवलपमेंट हो, हमारी इकॉनमी की डेवलपमेंट हो, और साथ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, नौकरियां भी मिले, और नई नई एंसिलरी यानी बहुत सारी और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ भी आके खड़ी हो जाएं। इसलिए जो है बैकवर्ड एरियाज़ में हमने पैसा लगाना शुरू किया, इंडस्ट्रीज़ खोलनी शुरू करी। दिस वॉज अचीव टू सम एक्सटेंट बट देयर इज स्कोप फॉर लोट मोर। हाँ, हमने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन और भी स्कोप था कि हम और भी चीज़ें अचीव कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स सो एज़ टू इंश्योर अ रीजनल बैलेंस इन द कंट्री। तो हमने क्या किया, बैकवर्ड रीजन्स की डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू किया कि जो पिछड़े एरिया हैं उनको डेवलप किया जाए, और ताकि रीजनल बैलेंस हो। रीजनल बैलेंस यानी हर एक एरिया में बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए, सभी में बराबर ग्रोथ होनी चाहिए। Therefore the government had to locate new enterprises in backward areas। इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो नई नई एंटरप्राइज थे वो बैकवर्ड एरियाज़ में खोलने शुरू करी, यानी पिछड़े हुए एरियाज़ में खोलनी शुरू करी। एंड एट द सेम टाइम प्रिवेंट द मशरूमिंग ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स इन ऑलरेडी एडवांस्ड एरियाज़। और प्रिवेंट यानी एक तरह से रोकथाम की बात हो रही है, और कोशिश की गई कि प्राइवेट सेक्टर जो है उन यूनिट्स को एडवांस्ड एरिया में ना खोला जाए। यानी एडवांस्ड एरिया यानी जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, सिर्फ उन ही एरियाज़ में सारी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर ना खोले। प्राइवेट सेक्टर को भी बोला गया कि भाई तुम भी जाके जो है बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ खोलो। नेक्स्ट पॉइंट है इकॉनमीज़ ऑफ स्केल। इकॉनमीज़ ऑफ स्केल क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है, बहुत बड़े पैमाने पे आप कोई प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसका जो बेनिफिट आपको मिलता है ना बड़े लेवल पे काम करने में, वो होती है इकॉनमीज़ ऑफ स्केल। जैसे कि एक फैक्ट्री है, वहाँ चाहे 1000 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करो, फैक्ट्री का रेंट अगर 10,000 जाता है तो 10,000 ही जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो 10,000 आपको वो देने थोड़े से लगेंगे, लेकिन थोड़ी सी यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो 10,000 देने आपको बहुत भारी लगेंगे, है ना। तो वो इकॉनमीज़ ऑफ स्केल है। where large scale industries are required to set up with huge capital outlay। अब सबको पता है अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ खोलनी है यानी बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्री खोलनी है तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे चाहिए। द पब्लिक सेक्टर हैड टू स्टेप इन टू टेक एडवांटेज ऑफ इकॉनमीज ऑफ स्केल। सो पब्लिक सेक्टर आया, ठीक है, उसने स्टेप उठाया कि भाई हम बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, और किस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, इकॉनमीज़ ऑफ स्केल का। ठीक है, हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। आगे देखो क्या लिखा है, जैसे कि इसमें क्या क्या इंडस्ट्रीज़ खोली गई, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टेलीफोन इंडस्ट्रीज़। ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि किसने खोले हैं, पब्लिक सेक्टर ने खोले हैं, ताकि उनको इकॉनमीज़ ऑफ स्केल मिले, मतलब लार्ज स्केल यूनिट्स यानी बड़े बड़े पैमाने पे खोले हैं ये। These units required a larger base to function economically, which was only possible with government resources and mass scale production. So ये जो यूनिट्स थी इनको चलाने के लिए लार्ज बेस चाहिए था। लार्ज बेस यानी बहुत ज़्यादा फाइनेंस और रिसोर्सेज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए थी। और ये पॉसिबल कब होता, जब पॉसिबल होता जब गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज यूज़ करती, गवर्नमेंट लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाती। ऐसे नहीं कि छोटा सा कोई
प्राइवेट सेक्टर का आदमी उठ के आया और छोटे से लेवल पे उसने स्टार्ट कर दिया, नहीं ऐसे नहीं। नेक्स्ट है चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी इस चीज़ को भी रोका जाए कि जो हमारी इकोनॉमी की पावर है वो कंसंट्रेट ना हो जाए, यानी कुछ ही लोगों के हाथ में ना रह जाए सारी इकोनॉमी की पावर, सारी इकोनॉमी की वेल्थ की बात हो रही है, ठीक है, मोनोपोली ना हो जाए बेसिकली। सो द पब्लिक सेक्टर एक्ट एज अ चेक ओवर द प्राइवेट सेक्टर। सो पब्लिक सेक्टर जो है पूरा चेक करती रहती थी प्राइवेट सेक्टर को कि ऐसा ना हो जाए कि मोनोपोली हो जाए प्राइवेट सेक्टर की किसी भी चीज़ में, ताकि जनता ना लुट जाए। In the private sector, there are very few industrial houses which would be willing to invest in heavy industries. अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो बहुत कम ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो इच्छुक थी हैवी इंडस्ट्रीज़ खोलने में, विद द रिजल्ट दैट वेल्थ गेट्स कंसनट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। और इसकी वजह से क्या रिजल्ट निकला कि जो वेल्थ है, वो पैसा है, वो बहुत कम लोगों के हाथ में रह गया और मोनोपोली रह गई, ठीक है। क्योंकि अगर सोचो बहुत सारे लोग हैं, उसमें से सिर्फ 2-3 लोग उठ के आए हैं और कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं, वही 2-3 लोग मिलकर इंडस्ट्री चला रहे हैं और कोई उनका कॉम्पिटिटर नहीं है, जाहिर सी बात है यार मोनोपोली बन जाएगी, उनकी पब्लिक को लूटेंगे वो, है ना। दिस गिव राइज टू इनइक्वालिटीज़ इन इनकम विच इज़ डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी। और इसकी वजह से क्या हुआ, इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, यानी कई लोग जो है वो गरीब थे वो बहुत ज़्यादा गरीब ही होते चले गए और जो अमीर थे वो बहुत ज़्यादा नोट ही छापने लग गए। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं थी। The public sector is able to set large-scale industries which require heavy investment. Thus, the income and benefits that accrue are shared by the large number of. So, public sector ने यहाँ पे अब क्या किया कि पब्लिक सेक्टर आया, गवर्नमेंट आई, उन्होंने लार्ज इंडस्ट्रीज़ खोली, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। इससे क्या हुआ, जो इनकम थी उस इंडस्ट्रीज़ को खोलने से आई और जो भी बेनिफिट्स थे वो शेयर कर लिए सबने, ठीक है, एम्प्लॉयज़ में, वर्कर्स में बढ़ गया। लेकिन अगर यही चीज़ प्राइवेट सेक्टर खोलता तो एक इंसान के हाथ में सारा पैसा रहता है ना। दिस प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर इन द प्राइवेट सेक्टर। तो इस वजह से रोका गया कि जो वेल्थ है, हमारे देश की इकोनॉमी की पावर है, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, किसी कुछ चंद हाथों में ना रह जाए और मोनोपोली ना हो जाए, इसलिए पब्लिक सेक्टर को अंदर घुसना पड़ा। नेक्स्ट है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड 5-year प्लान पीरियड, इंडिया वॉज एमिंग टू बी सेल्फ रिलायंट इन मैनी अफेयर्स। सो अगर सेकेंड और 5-year प्लान की बात की जाए तो इनमें हमारा एम क्या था, हमारा अपने देश को सेल्फ रिलायंट बनाना है, यानी इम्पोर्ट पे इतना ज़्यादा हमें डिपेंड नहीं होना है कि बाहर से ही हम सारी चीज़ें बनाएंगे, कोशिश करना है कि अपने देश में बनानी है चीज़ें। ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज वॉज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। और फॉरेन एक्सचेंज लाना ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त, कैसे फॉरेन एक्सचेंज लाया जाए। एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू इम्पोर्ट हैवी मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। और हमें उस वक्त ये भी बहुत मुश्किल लग रहा था कि हम बाहर से हैवी मशीनरी इम्पोर्ट करवा पाएँ, यानी दूसरे देशों से हैवी इंडस्ट्रीज़ खरीद पाएँ, ताकि हमारा इंडस्ट्रियल बेस अच्छा हो जाए। क्योंकि यार इंडस्ट्रीज़ में मशीनें चाहिए होती हैं और मशीनें हमें बाहर से मंगवानी थी, है ना, ये प्रॉब्लम हो रही थी। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एट दैट टाइम पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन्वॉल्व इन हैवी इंजीनियरिंग। सो अब पब्लिक सेक्टर आया, वो हैवी इंजीनियरिंग में, हैवी इंडस्ट्रीज़ में उसने पैसा लगाना शुरू किया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी अब हमें इम्पोर्ट नहीं कराना पड़ रहा था, जो है इम्पोर्ट अब मशीन्स इतनी नहीं करानी पड़ रही थी अब, क्योंकि प्राइवेट अपना पब्लिक सेक्टर आ गया था और उसने जो है इन्वेस्टमेंट करके खोल दिए थे इंडस्ट्रीज इस चीज़ की। Simultaneously, several public sector companies like STC and MMTC have played an important role. So ये दो इंडस्ट्रीज़ के नाम बता रखे हैं, इन्होंने मेन रोल प्ले किया और साथ में इनकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। अब 1991 के में जो अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो LPG के रिफॉर्म्स आए थे ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस 4 मेजर रिफॉर्म्स इन द पब्लिक सेक्टर। तो 4 रिफॉर्म्स लेके आई थी हमारी गवर्नमेंट इन इट्स न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में 4 पॉलिसीज़ लेके आई थी। द मेन एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, क्या क्या थे वो एलिमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियली विएबल PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। रीस्ट्रक्चर और रिवाइव का मतलब है कि जो इंडस्ट्रीज़ पोटेंशियली विएबल है, यानी उनमें पोटेंशियल है कि हाँ उनसे को दोबारा से खड़ा किया जा सकता है, उनको दोबारा चालू किया जा सकता है और वो पैसे कमा सकती हैं, उनको दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई।
क्लोज डाउन PSUs विच कैन नॉट बी रिवाइव्ड, और उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जो लगता है कि बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा सकती हैं, बिल्कुल डूब चुकी हैं, उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट्स इक्विटी इन ऑल नॉन स्ट्रैटेजिक PSUs टू 26% और लोअर इफ नेसेसरी। अब गवर्नमेंट के जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 26% से पे ले आए, ठीक है, या उससे कम पे ले आए, लेकिन किन इंडस्ट्रीज़ की, जो नॉन स्ट्रैटेजिक हैं, यानी जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने वहाँ से हटा लिए, ठीक है, उसके बदले प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए, अपने पास लगभग 26% रखे, ताकि जो है प्राइवेट हैंड्स में रहेगा तो शायद ये उम्मीद थी कि अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है। फुली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, और भाई वर्कर्स का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द, अब जो है जो इंडस्ट्रीज़ रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए कि भाई ये इंडस्ट्रीज़ हैं जिसे सिर्फ गवर्नमेंट ही खोल सकती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं खोल सकता है, वो चीज़ हटा दी गई। 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसे सिर्फ गवर्नमेंट खोल सकती थी, लेकिन अब उसको 8 कर दिया गया था, और फिर कुछ समय बाद उसको सिर्फ 3 कर दिया था। इन 1956 में क्या हुआ, रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 17 इंडस्ट्रीज़ वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। जैसे कि हमने पढ़ा कि 17 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो रिजर्व थी कि भाई पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट ही खोल सकती है, लेकिन 1991 में पॉलिसी आई, उसमें क्या कर दिया गया, सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी, हमने बोला इसे सिर्फ पब्लिक सेक्टर खोल सकता है, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी वो कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट इन 8 इंडस्ट्रीज़ को खोल सकती है, बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बच गई हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर खोल सकता है। दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू, और कौन कौन सी थी, जैसे एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स, कम्युनिकेशन, माइनिंग, रेलवेज, ये सभी थी, ठीक है। इन 2001 ओनली 3 इंडस्ट्रीज़ वर रिजर्व, और 2021 में क्या हुआ, सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ ऐसी कर दी गई जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर खोल सकता था। ऐसे 3 एरिया थे, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स और रेल ट्रांसपोर्ट। सो इसका मतलब क्या था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कहीं पे भी एंटर कर सकता था, कहीं पे भी जाके बिजनेस कर सकता था, सिर्फ इन 3 चीज़ों को छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, इन 3 चीज़ों को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर हर जगह अपना बिजनेस चालू कर सकता था। द पब्लिक सेक्टर हैड प्लेड अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी। सो जो आपका पब्लिक सेक्टर था उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी कि हमारे देश की डेवलपमेंट हो, इकॉनमी की डेवलपमेंट हो। हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो क्वाइट कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग सब्सटेंशियली टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, नहीं, प्राइवेट सेक्टर ने भी किया, पब्लिक सेक्टर ने भी किया, दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट करा। Therefore both the public sector and the private sector need to be viewed as mutually complementary, यानी दोनों ने मिलके किया, हमारे नेशन को आगे बढ़ाया। प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स ऑल्सो हैव टू एज्यूम ग्रेटर पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो आपका प्राइवेट सेक्टर था उसने भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हमारे देश की, जो हमारा पब्लिक सेक्टर था उसने भी काफ़ी कुछ किया हमारे नेशन के लिए, ठीक है। चलो सेकंड आगे पॉइंट पढ़ते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। अब क्या किया गया, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, गवर्नमेंट की जो कंपनी थी, उनके शेयर्स को डिसइन्वेस्ट कर दिया गया, यानी बेच दिया गया। किसको बेच दिया गया, प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में बेच दिया गया। डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स अ सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक। वही बात लिखी हुई है कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम इक्विटी शेयर्स बेच देते हैं, ठीक है, किसको बेच रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं, जनरल पब्लिक को बेच रहे हैं, प्राइवेट हैंड्स में दे रहे हैं बेसिकली कंपनी को। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू रेज रिसोर्सेज, और मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने शेयर्स क्यों बेचे, हमें रिसोर्सेज रेज करने थे, यानी पैसा इकट्ठा करना था, एंड एनकरेज द वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ द जनरल पब्लिक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को ऑनरशिप में इंक्लूड करना था। मतलब हम चाहते थे कि सब लोग इसके ऑनर बने, क्योंकि जो शेयर्स खरीदेगा भाई वो तो ऑनर बनेगा ही। द गवर्नमेंट हैड टेकन अ डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसीजन लिया कि भाई चलो इंडस्ट्रियल सेक्टर से हम विड्रॉ यानी निकल जाते हैं। तो निकलने के लिए क्या किया उन्होंने, रिड्यूस इक्विटी। रिड्यूस इक्विटी का मतलब क्या है, अपने जो इक्विटी शेयर्स है वो बेच दिए प्राइवेट हैंड्स में। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड लेड टू इम्प्रूव मैनेजरियल परफॉर्मेंस। और क्या एक्सपेक्ट किया गया था जब ये शेयर्स बेचे गए थे कि भाई इससे हमारी जो है मैनेजरियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, क्योंकि जब मैनेजमेंट प्राइवेट लोगों के हाथ में पहुंच जाएगा तो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से काम होगा, ज़्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहेगा, यानी लॉस के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट हैंड्स में जब मैनेजमेंट जाता है तो वो लॉस नहीं होने देते हैं। बट देयर रिमेन्स अ लॉट टू बी डन इन दिस एरिया, बट फिर भी काफ़ी कुछ और भी हो सकता था।
द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि हमने ये प्राइवेटाइज किया, सब कुछ हमने प्राइवेट हैंड्स में दिया, ये सब बेचा, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था? सबसे पहला था रियलाइजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज लॉक्ड अप इन नॉन स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी जो इतना बड़ा अमाउंट में हमारा पैसा फंसा हुआ था और किन में था? नॉन स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी ऐसी एंटरप्राइजेज जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही थी, लॉस कर रही थी, वहाँ जो पैसा फंस रहा था उसको रिलीज़ करना, यानी वहाँ से अपना पैसा निकालना, सो दैट दे मे बी यूटिलाइज ऑन अदर सोशल प्रायोरिटी एरियाज, ताकि उसको और कहीं पे भी यूज़ किया जा सके उस पैसे को, जैसे हेल्थ में, फैमिली वेलफेयर, प्राइमरी एजुकेशन, यानी उन बेकार सी जगह से निकाल के कुछ अच्छी जगह पे वेलफेयर के पर्पज़ से यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक डेट एंड इंटरेस्ट बर्डन। अब जो है क्या था कि पब्लिक डेट यानी जो हमारा कर्जा था बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और उसका ब्याज बढ़ रहा था, उस चीज़ को कम करना था, क्योंकि अपने पास पैसा आएगा तो हम उस पैसे से कर्जा उतार सकते थे। नेक्स्ट है ट्रांसफरिंग द कमर्शियल रिस्क टू द प्राइवेट सेक्टर सो दैट द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन एबल प्रोजेक्ट्स। अब जो हमारा कमर्शियल रिस्क है, यानी बिजनेस से रिलेटेड रिस्क है, इंडस्ट्री से रिलेटेड रिस्क है, वो सारा हमने प्राइवेट हैंड्स में दे दिया। अब प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करेगा, प्राइवेट सेक्टर सब कुछ देखेगा, वही पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो अपनी मर्जी से जब पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कोई प्राइवेट इंसान, तो बढ़िया तरीके से देख के इन्वेस्ट करेगा कि हाँ मुझे लॉस नहीं करना है, मुझे ऐसी जगह पैसा लगाना है और इस तरह से काम करना है कि लॉस बनाना ही नहीं है। फ्रीइंग दीज एंटरप्राइजेस फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इन एंटरप्राइजेस को बिल्कुल आज़ाद कर देना। किस चीज़ से आज़ाद करना? गवर्नमेंट के कंट्रोल से, यानी गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है आपको पता है वो कैसे होते हैं, कई बार लॉस कर जाते हैं, लेकिन एक प्राइवेट फर्म बहुत सोच के डिसीजन लेती है, प्राइवेट इंसान इंडिविजुअल बहुत सोच के डिसीजन लेता है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं, इतना बड़ा रिस्क लेना ही नहीं कि मुझे घाटा हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है इन मेनी एरियाज वेयर द पब्लिक सेक्टर हैड अ मोनोपोली। फॉर एग्जांपल, अब काफ़ी एरियाज थे जहाँ पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, जैसे कि ये टेलीकॉम सेक्टर, तो उस चीज़ को हटा दिया गया, क्योंकि जब उसमें प्राइवेट भी जुड़ जाएगा, टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट आ जाएगा, जैसे इंटरनेट की बात की जाए, फ़ोन की बात की जाए, अब कितने सस्ते हो गए हैं यार, कॉल्स पहले कितने महंगे हुआ करते थे, 2 रुपये की तो एक कॉल हुआ करती थी, मेरे को याद है जब मैं छोटी थी। सो अब कितना कंपटीशन कम हो गया है, मतलब हम लोगों के लेके मैं बात कर रही हूँ कि अपने को भी बहुत सस्ता पड़ रहा है सब कुछ, तो काफ़ी कम पैसा अपने को देना पड़ रहा है, अपने पास बहुत सारी चॉइस भी हो गई है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी सेम। अब जो सिक यूनिट्स थी, यानी ऐसी यूनिट्स, ऐसी एंटरप्राइजेज जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, उन सब की पॉलिसीज़ और प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसीज़ बिल्कुल सेम थी। ऑल द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर रेफर टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन। जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज थी, सब किसके हाथ में दे दी गई? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन। अब वही डिसाइड करेंगे कि भाई ये सिक यूनिट जो है उसको बंद करना है या उसको रीस्ट्रक्चर यानी दोबारा से चालू करना है, नए तरीके से उसको फिर से उसमें एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करना है, ये वो डिसाइड करेगा बोर्ड। ठीक है, इस यूनिट के साथ क्या करना है। द बोर्ड हैज़ रिकन्सिडर्ड रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन स्कीम्स फॉर सम केसेस। ठीक है, तो काफ़ी जगह क्या होता था कि कहीं कोशिश की जाती थी कि रिहैबिलिटेशन हो, रिवाइवल हो, यानी दोबारा से उस सिक यूनिट को चलाने की कोशिश की जाए, सब कुछ नए तरीके से स्टार्ट किया जाए। या कुछ केसेस में क्या होता था, वाइंडिंग अप यानी क्लोज अप, बंद कर दी जाया करती थी वो इंडस्ट्री। अगर हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा ही लॉस हो चुका है, रिकवर नहीं हो रहा है, ना ही इसका आगे कुछ हो सकता है, तो बंद कर दो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसेंटमेंट अमंग द वर्कर्स ऑफ द यूनिट्स विच आर टू बी क्लोज डाउन। अभी क्या था, जो यूनिट्स को बंद होना था उन वर्कर्स के बीच में बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट था, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, नाराज़गी आ जाती थी कि यार ये यूनिट बंद कर देंगे, ये फैक्ट्री या जो भी कंपनी है ये बंद कर देंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारी नौकरी चल जाएगी, हम सड़क पे आ जाएंगे। सो अ नेशनल रिन्यूअल फंड वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू रीट्रेन एंड डिप्लॉय रिट्रेंच्ड लेबर। सो एक नेशनल रिन्यूअल फंड बनाया गया, गवर्नमेंट ने बनाया। क्यों बनाया? उन लोगों के लिए बनाया जिनकी नौकरियां चली गई हैं इन कंपनीज़ के बंद होने से, उनको दोबारा से ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर, रीडिप्लॉय यानी दोबारा से उनको नौकरी दी जाएगी कहीं जगह, जिन लोगों की रिट्रेंच्ड लेबर का मतलब है जिनकी नौकरियां छूट चुकी हैं, उनको दोबारा से नौकरियां दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, और साथ में उनको कॉम्पेंसेशन भी दिया जाएगा। अगर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, खुद से रिटायर हो रहे हैं, तो उनको कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा। सो देर आर मैनी एंटरप्राइजेज विच आर सिक एंड नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिवाइव्ड। बहुत सारी ऐसी एंटरप्राइजेज थी बहुत ज़्यादा सिक थी, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था उनमें,
और इन कैपेबल ही नहीं थी वो कि दोबारा से उनको रिवाइव किया जाए, दोबारा से उनको चालू किया जाए, क्योंकि उनमें बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया था, उस लॉस को रिकवर करना नामुमकिन था। With public finances under intense pressure, both central and state government are just not able to sustain them much longer. और चाहे पब्लिक का फाइनेंस यूज़ कर लो, चाहे कुछ यूज़ कर लो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जो है उसको नहीं चला पाए, तो उस केस में सोच लिया गया कि इसको बंद ही करना है। The only option available to the government in such cases is to close down these undertakings. So आखिरी ऑप्शन क्या बचता था गवर्नमेंट के पास कि भाई इस यूनिट को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। आफ्टर प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी नेट फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी नेट का मतलब है कि उनको प्रॉपर दूसरी नौकरी वगैरह कॉम्पनसेशन वगैरह दिया जाए, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि बिल्कुल हम तो बर्बाद ही हो गए हैं। रिसोर्सेज अंडर द नेशनल रिन्यूअल फंड हैव नॉट बीन सफिशिएंट टू मीट द कॉस्ट ऑफ वॉलंटरी सेपरेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अभी क्या था, जो ये नेशनल रिन्यूअल फंड बनाया था, इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत कम फंड था, बहुत कम पैसा था उन लोगों के लिए जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, जो खुद से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था जो अगर आप खुद से रिटायरमेंट लोगे उसके बदले हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे, पैसे देंगे, बट उस फंड में इतना पैसा था ही नहीं, ये प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी। नेक्स्ट और लास्ट आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ है, देखो, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू अ MOU सिस्टम बाय विच मैनेजमेंट आर टू बी ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी बट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द स्पेसिफाइड रिजल्ट्स। इसके अंदर क्या हुआ, एक टाइप का सिस्टम था, इसमें क्या बनाया गया कि जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके मैनेजमेंट को पूरा जो है ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम दिया जाए काम करने का, कि भाई अपनी मर्ज़ी से ऑपरेट करो, अपनी मर्ज़ी से तुम काम कर सकते हो, बट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द स्पेसिफाइड रिजल्ट्स। लेकिन हाँ, उसके जो रिजल्ट आएंगे उसके लिए आप अकाउंटेबल होगे, आप जिम्मेदार होगे, जवाबदार होगे। अगर काम आपने ठीक से नहीं किया, क्योंकि आपको फ्रीडम दी गई है, तो फ्रीडम का मिसयूज़ नहीं करना है, उसका अच्छे से यूज़ करना है और अच्छे रिजल्ट देने। अंडर द सिस्टम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर गिवन क्लियर टारगेट्स। सो इस सिस्टम के अंदर जो PSUs थी उनको टारगेट दिया गया और साथ में ऑटोनॉमी भी दी गई कि आप इन टारगेट को अचीव करो, आपको हम ऑटोनॉमी, फ्रीडम, पावर कुछ भी बोल सकते हैं, दे रहे हैं। द MOU वॉज बिटवीन द पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। और MOU किस किस के बीच में होता था, जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है यानी जिस कंपनी को दिया जा रहा है ऑटोनॉमी वो, और साथ में जो उससे कंसर्न मिनिस्ट्री है, उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री है, उन दोनों के बीच में जो है ये एग्रीमेंट सा साइन हो जाता था। इससे वीडियो ख़त्म।